तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्ज़ाम पाठशाला में। मैं नीश कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आपने थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज हम क्लास 11 के हिस्ट्री चैप्टर 1 लेखन कला एवं शहरी जीवन के बारे में बेहतर तरीके से समझेंगे। और जो बेहतर तरीके से जो नोट्स होंगे और आपको किस तरह से आपको बनाना है वो आपको इस वीडियो में सिखाया जाएगा। और मेरा यहाँ तक जहाँ तक मानना है कि मेरे द्वारा जो नोट्स आपको बना के दिया जाएगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको पढ़ने के बाद आपको फिर बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि हमारे द्वारा जो बनाई गई वीडियो और नोट्स आपको कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए, और इसी प्रकार से आपको नोट्स को तैयार करना है और इसी प्रकार से आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम शुरू करने से पहले जो हमारा जो चैप्टर का नाम है उसे हम लिखेंगे चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में जो हमारा नाम है लेखन कला। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि लेखन कला क्या है, वो कब शुरू हुआ, किस जगह शुरू हुआ और कौन सा जगह पे ये स्टार्ट हुआ, और शहरी जीवन जिस जगह पे वो स्टार्ट हुआ उसका जीवन कैसा था, उस जगह का जीवन कैसा था उसके बारे में हम समझेंगे। उस जगह का नाम क्या है, ठीक है। तो चलिए, हम चैप्टर का नाम लिख लिए लेखन कला एवं शहरी जीवन। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा ये मोबाइल नंबर है, आप यहाँ से हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखन कला और शहरी जीवन। आज के इस चैप्टर में जब हम पढ़ने वाले हैं लेखन कला, इसमें जानेंगे कि लिखने का कला कब शुरू हुआ, किस तरह से लिखा गया, और उसके शहरी जीवन में और जिस जगह ये फिर चलना शुरू हुआ उसके बारे में हम जानेंगे उसका शहरी जीवन कैसा था उसको आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले परिचय। परिचय जो होता है ना भाई, किताब का एक फ्रेम होता है परिचय, कि उस किताब के बारे में क्या बतलाया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिचय, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। चलिए, पहले हम इंट्रोडक्शन को लिखेंगे, उसके बाद से हम उस जगह के बारे में, कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे आपको क्वेश्चन आंसर लिखना, उसके बारे में हम समझें। चलिए, इस चैप्टर में जो हमारा परिचय है, मतलब इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हम कुछ समझते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आपको भी कॉपी और कलम साथ में लेके चलना है और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाना है, जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि विश्व में सबसे पहले जो शहरी जीवन सबसे पहले कहाँ पे, विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत शहरी जीवन की शुरुआत वर्तमान इराक गणराज्य देश की दजला और फरात ध्यान दोगे। यहाँ पे क्या बताया गया, अभी हम रुक जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि विश्व में सबसे पहले
सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत वर्तमान इराक, इराक एक जगह है, ठीक है, इराक एक जगह है जहाँ गणराज्य देश की दजला और फरात, दजला और फरात जो है ना, एक नामक, ध्यान दीजिए ये हम परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है, नामक दो, नामक दो नदियों के बीच बीच स्थित, कहाँ पे, मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में हुई थी, में हुई थी, ठीक है। सबसे पहला चीज़ ध्यान दोगे, अगर आपको पूछा जाएगा, क्या कि परिचय से भी आपको बहुत सारी चीज़ पूछ सकता है कि विश्व में सबसे पहले जीवन की जो शुरुआत था वो कहाँ पे हुआ था, इराक में हुआ था। वो एक ऐसा गणराज्य था, देश था, जिसमें जिसमें दजला और फरात नदी नामक दो नदियों के बीच स्थित कौन सा था, मेसोपोटामिया में हुई थी। कहाँ पे हुआ था, मेसोपोटामिया में हुआ था। क्लियर है, अगर आपको पूछेगा तो आपको ये बोलना है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये क्योंकि ये हमारा परिचय चल रहा है, ठीक है। अभी हम यहाँ तक पहुँचे नहीं, अब हम पहुँचेंगे, ध्यान दोगे। चलिए आगे, अपनी, ध्यान दीजिएगा, अपनी संपन्नता, शहरी शहरी जीवन, शहरी जीवन विशाल एवं समृद्ध साहित्य, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या, गणित और खगोल विद्या। अभी समझाएंगे कि ये क्या कह रहा है। खगोल विद्या जैसी विद्याओं, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अभी इसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे गणित एवं खगोल विद्या जैसी विद्याओं विद्याओं के लिए मेसोपोटामिया 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 की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, वो जो सभ्यता था क्या था, संपूर्ण संपूर्ण विश्व संपूर्ण विश्व में संपूर्ण विश्व में क्या थी, प्रसिद्ध थी। इस अध्याय में शहरी जीवन और लेखन कला से संबंधित, समझ में आ रहा है ना, इसमें इस बारे में हम क्या जानेंगे इस अध्याय में। देखिए ये परिचय में आपको ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किसके किसके बारे में होगा, किसके किसके बारे में होगा। और आपको एकदम इसी तरह से नोट्स को तैयार करना है दोस्त, कंफर्म एक गारंटी है कि इससे बाहर क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा। एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो आप बोलोगे कि हाँ जो नोट्स में बताया गया है एकदम उसी से ही नोट्स में आया गया है, ठीक है। तो चलिए इस अध्याय में जो हमारा शहरी जीवन
जीवन और लेखन कला, लेखन कला, शहरी जीवन और लेखन कला के संबंधों को संबंधों को समझने समझने का प्रयास समझने का प्रयास किया जाएगा। इस चैप्टर में इससे रिलेटेड जो होगा उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ लेखन लेखन कला, लेखन कला की सतत लेखन कला की सतत परंपरा ने इतिहास को इतिहास को जानने समझने हेतु दस्तावेज उपलब्ध कराया है। ध्यान दोगे। अब आपको ये चीज़ समझना होगा। सबसे पहले आप एक बात जान लो कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ो, पर आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तब आप क्या करोगे कि एग्ज़ाम में आराम से अच्छी तरीके से लिख सकते हो। क्योंकि आप ध्यान दो कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ही नहीं तो आप एग्ज़ाम में आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो उसी को नज़र में रखते हुए मैंने सोचा कि एक ऐसा नोट्स को तैयार किया जाए जिससे बच्चा किताब क्या, अगर वो नोट्स पढ़े उससे सारा क्वेश्चन के साथ साथ उसका सारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो उसी के अनुसार हमने क्या किया कि इस नोट्स को तैयार किया। नोट्स को तैयार करने में बहुत मेहनत लगी हुई है और उसी से रिलेटेड जितने सारे आपके कंसेप्ट होंगे सब इसी से आएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो बोला गया, ध्यान दीजिएगा फिर से, कि विश्व में सबसे पहले शहरी जीवन की शुरुआत वर्तमान इराक गणराज्य देश की दजला और फरात नामक दो नदी के बीच स्थित मेसोपोटामिया में हुई थी। अगर आपको पूछा जाएगा कि विश्व में सबसे पहले शहरी जीवन कहाँ था, तो आप बोलोगे मेसोपोटामिया में थी। आप पूछेगा मेसोपोटामिया कहाँ था, तो बोला जाएगा कि दजला और फरात दो नामक नदियों के बीच में स्थित था। वो किस स्थित गणराज्य में था? इराक गणराज्य में। कहाँ पे था? इराक के गणराज्य में था। क्लियर है यहाँ तक? अब आप बोलेंगे अपने संपन्नता शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित एवं खगोल विद्या। कहने का मतलब कि वहाँ का जो आदमी लोग था, वहाँ का जितने सारे था, वो ऐसे वहाँ पे थे। जैसे कि गणित में बोल सकते हो जो मैथमेटिशियन होता है, जो खगोल विद्या में जो साइंटिस्ट लोग होते वहाँ पे थे। ठीक है। जैसी विद्याओं के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थी। मतलब इसके बारे में पूरा फैला हुआ था कि हाँ, कि मेसोपोटामिया में कि जितने सारे विद्याएं हैं, खगोल है, गणित है, साहित्य, जितने सारे समृद्ध है, वो इसी के कारण ये वहाँ पे क्या था? प्रसिद्ध था। कौन? मेसोपोटामिया। वो कहाँ स्थित था? फिर से पूछा जा रहा है, मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था? मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच, जिसका नाम दजला और फरात नदी है, उसके बीच एक इराक गणराज्य में स्थित था। क्लियर है? अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि इस अध्याय में ध्यान दीजिए, इस अध्याय में शहरी जीवन के बारे में जानेंगे कि मेसोपोटामिया में शहरी जीवन कैसा कैसा था, किस तरह से आदमी लोग वहाँ पे रहा करते थे, और लेखन कला से संबंध हो, जैसे कि वो लिखने का कला, अगर ये सब विद्या अगर उनके पास होगा तो ऑब्वियस है कि लिखने का कला उनके पास होगा कि किस तरह से उस भाषाओं को लिखा जाता था। अब उस भाषा को क्या बोला जाता है, बोला जाता था कि जिस भाषा का मेसोपोटामिया यूज़ करता था। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम हर वो चीज़ और हर वो कंसेप्ट को समझेंगे।
ठीक है, जो आपको एकदम इस चैप्टर में मज़ा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि भाई ये तो चुटकी का खेल है, कि इससे तो आराम से सारे क्वेश्चन हमारे पकड़े जाएंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो चलिए, इस अध्याय में शहरी जीवन और लेखन कला से संबंधों को समझने का प्रयास किया जाएगा। मतलब यहाँ जो लिखने का कला था, जो शहरी जीवन तो देखते हुए हम इस बारे में समझेंगे, जानेंगे, प्रयास करेंगे वहाँ पे कैसा होता था। यहाँ लेखन कला की सत्ता परंपरा ने इतिहास को जानने समझने हेतु दस्तावेज उपलब्ध किए। हाँ भाई, इसमें से क्या हुआ कि इसमें इतिहास के बारे में और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन करना शुरू किया इसके बारे में। चलिए, अब हम क्या होता है कि हम मेरे द्वारा बनाए गए जितने सारे क्वेश्चन है किताब में बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो उस क्वेश्चंस की ओर हम चलेंगे कि कैसे कैसे ये काम किया। ठीक है, चलिए चलिए अभी हमने देखा कि इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, मेरे द्वारा नोट्स बनाने के बाद मेरे जितने सारे हम नोट्स में अभी प्रोवाइड किया जाएगा आपको मेरे द्वारा, आपको किताब पढ़ने का आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी है, आप पढ़ सकते हो, पर मेरा जहाँ तक मानना है आपको कोई कमी नहीं मिलेगा। अभी हमने एक चीज़ पढ़ा कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ चुका है, मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था। तभी हमने कहा वो कहाँ स्थित था। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदियों के बीच स्थित था। यह वर्तमान इराक में स्थित है। ये कहाँ पे? इराक में है। चलिए, ये हम लिख सकते हैं। चलिए, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे मेसोपोटामिया, लिख के डेस दोगे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया लिख के डेस दोगे। उसके बाद हम समझेंगे ना भाई, धीरे धीरे। क्यों नहीं समझना है? समझना है ना। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम समझेंगे। तो मेसोपोटामिया जो था, ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया लिखेंगे, नोट्स बनाते जाना है दोस्त, सबको एकदम नोट्स बनाते जाना है और आपको एकदम डिटेल मिलेगा भाई, डिटेल मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो था, मेसोपोटामिया जो था वो कहाँ स्थित था? दजला। क्या लिखेंगे? दजला। अभी हमने पढ़ा था परिचय में, दजला और दजला और फरात, दजला और फरात नदियों, नदियों के बीच, नदियों के, नदियों के बीच स्थित था, स्थित क्षेत्र था। यह यह वर्तमान, यह वर्तमान इराक में, इराक में स्थित है। अभी कहाँ पे स्थित है? इराक में स्थित है। चलिए, अगर आपको पूछा जाए कि मेसोपोटामिया कहाँ स्थित था, तो आप लिख सकते हो, लिख सकते हो यस और नो। चलिए, लिखने में मज़ा आ रहा है ना भाई, एकदम कंसेप्ट बेस, एकदम कंसेप्ट बेस, लिखने में तो मज़ा आता होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, परिचय में तो हमने नहीं जाना, पर अब हम जानेंगे मेसोपोटामिया का शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ ये नहीं बोला कि मेसोपोटामिया किससे मिलके बना है, वो समझेंगे। अभी इसका अर्थ क्या होता है, चलिए लिखेंगे यहाँ पे। ये जो मेसोपोटामिया है ना भाई, ये मेसोपोटामिया, देखो यहाँ पे एकदम उसी तरह लिखना है, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो था, ये कहाँ पे था? यूनान भाषा शब्द से लिया गया है। ये यूनानी भाषा जो था हमारा, यूनानी भाषा का जो शब्द है, शब्द है, ये कैसा शब्द है? यूनानी भाषा शब्द है। और इसका जो अर्थ होता है,
जिसका जिसका अर्थ जिसका अर्थ जो है दो नदियों की बीच की भूमि, दो नदियों दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। क्लियर हो गया? ये समझ में आया? अगर पूछेगा कि मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है, ये नहीं पूछा किसे मिलकर बना, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि है, बीच की भूमि बोल सकते हैं, इसका अर्थ ये होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर इसमें अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ध्यान दो, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आप और में लिखना चाहते हो, चलिए या में एक बार और लिखते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो पूछा जाता है एकदम इसी तरह का सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप उसमें लिख सकते हो, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे, ध्यान दो फिर से कि एक अलग डिफिनेशन है, ठीक है, एक अलग भाषा है, एक अलग परिचय हम दे सकते हैं इसके बारे में। क्या दे सकते हैं? तो लिखेंगे कि मेसोपोटामिया, ध्यान दोगे, मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के यूनानी भाषा यूनानी भाषा के दो शब्दों किसे किसे मिलकर बना है? मेसोस। क्या बोल सकते हो? मेसोस। आप यहाँ पे लिख सकते हो इसे मेसोस। क्या लिख सकते हो? मेसोस। अर्थात मध्य। इसका मतलब क्या था? मध्य। तथा एक होता है पोटेमोस या पोटामोस। क्या होता है? लिखा जाता है पोटेमोस या पोटामोस, जिसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? पोटामोस। दिख रहा है? पोटामोस अर्थात नदी से नदी से मिलकर बना है। अभी हमने यही ना जाना, मिलकर बना है। इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों की बीच की भूमि। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? आप ये भी लिख सकते हो और थोड़ा सा इसमें कुछ भी ऐड इसमें कर सकते हो जो आपका परफेक्ट सही है, चलिए ये यहाँ तक समझ में आया? ये यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कि इसको क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आज हमने इसमें मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है और इसके परिचय के बारे में जाना। अभी हम इसके और क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। बोला मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खुदाई कब प्रारंभ हुई। मतलब पूछ रहा है कि मेसोपोटामिया में उसका जो खुदाई जो है कब शुरू हुआ। तो यहाँ पे आंसर में हम क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे? साथ ही साथ नोट्स बनाते जाना है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या नोट्स में लिखा गया है और किस तरह से आपको जवाब एग्जाम में लिख के आना है। लिखेंगे
मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया में मेसोपोटामिया में पुरातात्विक पुरातात्विक खुदाई पुरातात्विक खुदाई का कार्य जो था, कार्य लगभग लगभग 1840 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। अगर आपको पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खुदाई कब प्रारंभ हुई, तो ये 1840 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 1840 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, ये हम लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा, हमने जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट खोजे हैं, क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया है कि अगर मेसोपोटामिया में खुदाई हुई, चलिए 1840 ईस्वी में, और खुदाई के दौरान क्या क्या मिले, तब ना पता चलेगा कि मेसोपोटामिया में जब खुदाई हुई तो क्या क्या मिला। तो चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि मेसोपोटामिया में जब खुदाई में लिखेंगे क्वेश्चन में कि खुदाई, क्वेश्चन है खुदाई में या खुदाई से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, लिख सकते हैं ऐसे। उत्तर में क्या लिखेंगे दोस्त, उत्तर में क्या लिखेंगे, खुदाई से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, कैसे लिखेंगे, ध्यान दोगे कैसे लिखेंगे, एकदम ध्यान देना है भाई। जब मेसोपोटामिया में 1840 ईस्वी में जब खुदाई शुरुआत हुआ, ऐसा थोड़ी कि बार बार मिलने लगा, समय लगता है भाई मिलने में। तो क्या हुआ कि खुदाई से ईंटों के ढांचे, लिखेंगे खुदाई से, आंसर में खुदाई से ईंटों के ढांचे, ईंटों के ढांचे, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, आभूषण, औजार तथा लिखित अभिलेख प्राप्त हुए, प्राप्त हुआ या प्राप्त हुए। ये समझ में आया कि जब खुदाई होना शुरू हुआ तो क्या क्या मिले, क्या क्या वस्तुएं हमें मिली। खुदाई से ईंटों के ढांचे मिले, हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मूर्ति मिला, आभूषण आप जान रहे हैं जिससे आप श्रृंगार सब बनाते हो। फिर औजार तो पता चल रहा होगा आपको, और तथा लिखित अभिलेख प्राप्त हुए, जैसे कि जिसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो सब खुदाई के दौरान हमें ये सब मिला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है इतिहासकार मेसोपोटामिया के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई। जैसे कि मेसोपोटामिया के बारे में हमें कैसे पता चला, अगर आपको पूछा जाएगा। ये जितने सारे क्वेश्चन सब बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है।
तो आपको किस प्रकार से लिखना है वो आपको इस वीडियो में पता तो चल ही रहा होगा। और आपको पता है कि हमारा जो चैनल है एवन एग्जाम पाठशाला, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, जिनके पास किताब नहीं है, जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को उसके पास शेयर कर सकते हो जिससे वो भी पढ़ सके और समय पे अपना कोर्स को कंप्लीट करे और अच्छे से एग्ज़ाम को दे सके। तो इतिहास में मेसोपोटामिया के बारे में कैसे पता चला, जानकारी कैसे मिली, वो लिखेंगे। तो इतिहासकार जो होते हैं हमारे, इतिहासकार जो है वो पुरातात्विक जो होता है, मतलब पुराने पुराने चीज़ों का, पुराने पुराने चीज़ों से पुरातात्विक खुदाई, मतलब मेसोपोटामिया के बारे में अभी हमें पता चला कि खुदाई के दौरान ही ये सब हमें पता चला। खुदाई तथा लिखित अभिलेखों, अभी उसी के बारे में बात की अभी। लिखित लिखित अभिलेखों अभिलेखों के आधार पर मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। पता चला कि जो इतिहासकार होता है, खुदाई या उसी के जो दस्तावेज होते हैं उसी से इसके बारे में जानकारी सबको प्राप्त हुआ, इतिहासकार लोग। ठीक है, ये तो 7 क्वेश्चन तक तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे कि अभी तो हमें पता चला कि भाई की खुदाई से ही हमारे इतिहासकारों के बारे में, जिनसे लिखा मेसोपोटामिया के बारे में कि क्या क्या था, कैसे कैसे पता चला। पर अब हमें ये जानना है कि जब वो लिखना शुरू किया, जब उसे लिखना शुरू किया तो भाई उसे क्या कहते थे, जब उसे लिखना शुरू किया तो उसे क्या कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो बनेगा, किताब को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 8 जो बनेगा, लिखा जाएगा या तो कि जो मेसोपोटामिया में जिसमें ये लिखा करते थे, मेसोपोटामिया की लिपि, मेसोपोटामिया का जो लिपि था, अभी हम लिपि के बारे में नहीं बात कर रहे कि उसको, उस लिपि को क्या कहते हैं, अभी आएगा, अभी आएगा। ठीक है, इसमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कि इस वीडियो में नहीं बताया गया, ऐसा आपको सोचना नहीं है। मेसोपोटामिया की लिपि किस पर लिखी जाती थी, किस पर लिखी जाती थी, कैसे बताएंगे भाई, किस पर लिखी जाती थी। ये कैसे पता चला होगा हमें, खुदाई के दौरान पता चला होगा, समझ में आ रहा है ना, किसके दौरान पता चला होगा, खुदाई के दौरान पता चला होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मेसोपोटामिया की जो लिपि मुख्यतः मेसोपोटामिया लिखेंगे। तो आप यहाँ पे हेडिंग बनाओ, थोड़ा सा हेडिंग बनाओ जिससे अच्छा लगेगा। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की जो लिपि थी, कि लिपि मुख्यतः कहाँ पे लिखी जाती थी भाई, थोड़ा सा हम हेडिंग लगा दिए। अब हम लिखेंगे अच्छा से, लिखी जाती थी कहाँ पे, कहाँ लिखी जाती है, मिट्टी
मिट्टी की मिट्टी की तख्तियों पे, मिट्टी के तख्तियों पे, एक हिसाब से बोल सकते हो कि मिट्टी के जो स्लेट्स बोल सकते हो, उस पे लिखी जाती थी, तख्तियों पे। ठीक है, तख्तियों पर लिखी जाती थी। जैसे बचपन में हम लोग मिट्टी को गिला करके उसको सान के एक फैला देते थे, तो उस टाइप में उसको सूखा लिखने के बाद सुखाया जाता था, उसी में लिखा जाता था। ठीक है, तख्तियों पे लिखी जाती थी। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हुआ होगा। चलिए देखिए, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद किन क्षेत्रों का उल्लेख मिला। जैसे मेसोपोटामिया के बारे में बात किया जा रहा है, तो 2000 ईसा पूर्व के बाद किन किन क्षेत्रों का उल्लेख मिला है। तो अगर आपको पूछा जाएगा तो भाई आप कैसे लिखोगे? आप जब तक बुक नहीं पढ़ोगे और हमारा बनाया हुआ जो नोट्स, चलो ठीक है बुक नहीं पढ़ोगे, हमारे द्वारा जो नोट्स बनाया गया आप वो नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा? तो पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा सबसे पहले, और हमारे वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे लगभग लगभग 2000 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व के बाद के बाद के बाद पूर्वी 2000 ईसा पूर्व के बाद पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, क्या बोलेंगे? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र क्या क्या थे? जैसे उत्तरी सीरिया, उत्तरी सीरिया, ठीक है। फिर क्या है? तुर्की, क्या है भाई? तुर्की, तुर्की तथा मिस्र, क्या है? मिस्र के साथ, मिस्र के साथ मेसोपोटामिया, 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 मेसोपोटामिया के संबंधों का उल्लेख मिला है, संबंधों का उल्लेख मिला है। संबंधों का उल्लेख मिलता है या मिला है? मिलता है, यहाँ लिखा है उल्लेख मिलता है, तो उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो अभी आपने पीछे पढ़ा है, अभी आपने पीछे पढ़ा है। तो सबसे पहले एक बात करेंगे कि मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो आपको लिखना पड़ेगा मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो है वो वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, किस देश में स्थित है? मेसोपोटामिया वर्तमान में किस देश में स्थित है, स्थित है। तो कैसे लिखेंगे भाई इसका जवाब? चलिए उत्तर में ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया
वर्तमान इराक देश में स्थित है। बस इसका आंसर बस इतना ही है, स्थित है। बताइए तो, अभी हमने जितने सारे क्वेश्चंस को बताया, क्या बहुत ज़्यादा लंबा लंबा था? नहीं ना, बस आप पढ़ोगे और आपको याद होते जाएगा, आप पढ़ोगे याद होते चल जाएगा और आपका नोट्स भी बनते चल जाएगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चैप्टर बड़ा है और इसको ख़त्म करना है, और समझाते हुए और नोट्स के साथ भी। तो आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अगर आपको पूछा जाएगा कि एक क्वेश्चन और है जिसको हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में, कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी हमारी, अभी हमने तो जाना कि कैसे कैसे खुदाई के दौरान क्या क्या मिली, कब शुरू हुआ, ये इतिहासकार को कब ये पता चला, और लगभग 2000 साल पहले इसका उल्लेख मिला, मतलब इस सब के बारे में अभी हमने पढ़ा। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? चलिए ठीक है, सबसे शुरू टाइम, सबसे शुरू टाइम जिस टाइम मेसोपोटामिया का जब खोज हुआ था, उससे पहले जब चल रहा था, तो उसमें उसमें इस जो सभ्यता थी उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? उत्तर में हम क्या लिखेंगे वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब क्या था, कैसे लिखेंगे? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो प्रारंभ में क्या बोलते थे? चलिए, मेसोपोटामिया, आंसर लिखेंगे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को प्रारंभ में इसे किस नाम से जाना जाता था? सुमेर। किस नाम से? सुमेर। और अक्कद, सुमेर और अक्कद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि किस नाम से जाना जाता था, आप बोलोगे सुमेर और अक्कद। जब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभ में तो सुमेर और अक्कद। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि मेसोपोटामिया में जो प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी। अगर मान लीजिए इसको हम क्या बोलते हैं, सुमेर और अक्कद बोलते हैं, तो इसमें क्या था कि इसकी जो भाषाएं थी, ज्ञात भाषाएं कौन सी थी, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो चलिए हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में आप लिखोगे, क्या लिखोगे? लिखोगे कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? चलिए, मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी थी। क्या थी? सुमेरी। अगर आपको पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? सुमेरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सुमेरी। चलिए, लिखेंगे कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी? अभी हमने क्या बताया? कौन सी थी? सुमेरी थी। क्या थी? सुमेरी थी।
ठीक है, वहाँ पे जो प्रथम भाषा जो था क्या था, सुमेरी था। क्या था, सुमेरी। अब जब यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई कि हमने बहुत कुछ जाना अभी मेसोपोटामिया के बारे में, और नोट्स में अच्छी तरीक़ा से हमने ये पढ़ा। ठीक है, अब जैसे बात बोल दिया जाए कि अगर कि 4000 ईसा पूर्व के बाद किस भाषा का प्रयोग बदलने लगा। ठीक है, बदलने लगा, तो कैसे बताएंगे। अगर आपको पूछा जाएगा कि इसमें जो भाषा जो था बदला कैसे, तो कब बदला, चलिए लिखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन बन सकता है, क्या बन सकता है कि लगभग 1400 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व के बाद, ईसा पूर्व के बाद किस भाषा, किस भाषा का प्रयोग, किस भाषा का प्रयोग बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, किस भाषा का प्रयोग बढ़ने लगा। तो जब 1400 ईसा पूर्व के बाद एक भाषा आई जिसका नाम था अरामाइक। अरामाइक, अरामाइक जो था उस टाइम में जो भाषा था बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो उस टाइम क्या हुआ कि 1400 ईसा पूर्व के बाद जो किस भाषा का प्रयोग बढ़ने लगा, अरामाइक का। किसका, अरामाइक। तो उत्तर में लिखेंगे, लिखेंगे कि लगभग, लगभग 1400 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व के बाद, ईसा पूर्व के बाद जो अरामाइक जो था, भाषा, अरामाइक भाषा का प्रयोग बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। बढ़ने लगा। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक क्लियर हुआ, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है। और वैसे भी अभी हमने जितने सारे क्वेश्चंस को भी हमने आपके सामने रखा, एकदम बेहतरीन तरीके से रखा है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला है। ठीक है, किताब के अंदर से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगा है। बस आपको सिर्फ क्या करना है, एक सब्सक्राइब करना है और लाइक करना और शेयर करना है। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, आप आराम से कर सकते हो। बस आप एक बटन को क्लिक करना है, हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, ध्यान दोगे। लिखेंगे क्वेश्चन में बेबी लोन, कभी कभी बेबी लोनिया लिखा रहता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बताएंगे इसके बारे में। बेबी लोन की प्रसिद्ध, बेबी लोन की प्रसिद्ध के कारण, बेबी लोन की प्रसिद्धि के कारण जो हमारा मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में जो था, जो स्थित था, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के जो दक्षिण भाग में या दक्षिणी भाग को क्या कहा जाने लगा, क्या कहेंगे इसके अकॉर्डिंग ये बताया था। दक्षिणी भाग को क्या
कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे तो वो समझो। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो हमारा मेसोपोटामिया जो स्थित था, उसके जो दक्षिणी भाग में था ना, दक्षिणी भाग में था ना, तो उसमें उस भाग का क्या कहा जाने लगा, उसी के बारे में हमें लिखना है। तो ध्यान दीजिए। तो बेबीलोन की प्रसिद्धि के कारण, ध्यान दीजिएगा, बेबीलोन की प्रसिद्धि के कारण जो मेसोपोटामिया के जो दक्षिणी भाग में जो स्थित था, उसका नाम क्या था। चलिए देखिए यहाँ पे बेबीलोन, बेबीलोन की, बेबीलोन की प्रसिद्धि, बेबीलोन की प्रसिद्धि के कारण, के कारण जो हमारा मेसोपोटामिया के कारण, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग को भाग को भाग को क्या कहने लगा, बेबीलोन से बन गया बेबीलोनिया। क्या बन गया, बेबीलोनिया बन गया, बेबीलोनिया कहा जाने लगा। चलिए यहाँ तो क्लियर है। अगर आपको पूछा जाएगा कि बेबीलोन में प्रसिद्धि के कारण मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाने लगा, तो आप बोलोगे कि बेबीलोन के प्रसिद्धि के कारण मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, बेबीलोनिया। चलिए यहाँ तक जो हमारे अभी जो 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, जो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। और आपको किस तरह से नोट्स बनाना है आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और किस तरह से आपको क्या करना है कि स्टडी करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि ये जो बुक है, जो आपको बुक का जो चैप्टर है, उससे बहुत क्वेश्चन जो है आपको बहुत डिटेल से हमें ढूंढना पड़ा है। और रही बात है कि जितने सारे क्वेश्चंस आपको और बता दिया जाएगा, जितने सारे क्वेश्चन बता दिया जाएगा, आपको फिर दोबारा किताब पलट के देखने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको स्टडी करना है और बस एग्ज़ाम में आपको बैठ जाना है। इससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है। अब एक बात आ गया कि ब्रिटिश संग्रहालय, ठीक है, एक ब्रिटिश संग्रहालय था, उसका क्या उद्देश्य था। जब ये 1873 में ब्रिटिश संग्रहालय का जो उद्देश्य के बारे में आपको बताना है। पूछा जाएगा कि ब्रिटिश संग्रहालय 1873 में उसका उद्देश्य क्या था, तो आप क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे। तो उत्तर में आप लिखोगे, ध्यान दोगे, आपको उत्तर में लिखना है कि जो 1873 में जो ब्रिटिश संग्रहालय का था वो क्या करती थी, एक मिट्टी की जो पट्टिकाएं जो होती थी जिसमें लिखित होता था उसकी खोज करता था। क्या करता था, खोज करता था, जिसमें जल प्रलय की कहानी अंकित थी। उसमें क्या अंकित था, जल प्रलय का। अब चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, सो समझिए। लिखेंगे 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में ब्रिटिश संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय का उद्देश्य एक मिट्टी की पट्टिकाएं, मिट्टी की पट्टिकाएं या पट्टिका
की खोज करना था। इसका क्या करना था? खोज करना था। जिसमें जिसमें जल प्रलय की कहानी अंकित थी। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ कि 1873 ईस्वी में ब्रिटिश संग्रहालय का उद्देश्य क्या था। ये यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्या उद्देश्य था इसका? इसका उद्देश्य था कि 1873 ईस्वी में इसका जो उद्देश्य था, जो मिट्टी की जो पट्टिकाएँ होती थी उसका खोज करना, और उसमें जो जल प्रलय की जो कहानियाँ अंकित थी उसके बारे में। ठीक है, आपको पूछा जाएगा तो आप ये लिखोगे। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 16 में आना है। एकदम अच्छी तरीके से समझना है कि क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 16 में जैसे कि अभी हमने जल प्रलय के बारे में समझा, अगर आपको पूछा जाएगा कि जल प्रलय की कहानी का मुख्य पात्र कौन था, तो कैसे नाम देंगे भाई? चलिए, कैसे जानेंगे? तो लिखेंगे जल प्रलय की कहानी का मुख्य पात्र कौन था। तो इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे? उत्तर में जल प्रलय की कहानी का मुख्य पात्र कौन था। चलिए, लिखते हैं इसका आंसर। लिखेंगे जल प्रलय की कहानी का मुख्य पात्र कौन था। लिखेंगे गिल्गमेश था। कौन था? गिल्गमेश। इसके बारे में अगर पूछा जाएगा कि मुख्य पात्र कौन था, तो आप बोलोगे गिल्गमेश था। कौन था? गिल्गमेश था। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो खेती की जो शुरुआत हुई थी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन 17 में कि इस क्षेत्र में, क्वेश्चन क्या लिखेंगे भाई? इस क्षेत्र में खेती की शुरुआत, क्वेश्चन लिखेंगे इस क्षेत्र में खेती की शुरुआत लगभग कब हुई। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ध्यान दोगे। आपको पूछा जाएगा कि इसमें खेती की शुरुआत कब हुई, तो क्या लिखोगे? आपको लिखना पड़ेगा इस क्षेत्र में जो खेती की शुरुआत लगभग 7,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व में हुई। ईसा पूर्व में हुई। चलिए, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया। यहाँ तक क्लियर है।
तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको पूछा जाएगा कि इसकी खेती की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी खेती की जो शुरुआत थी वो कब हुआ था? इसकी खेती की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। चलिए 17 क्वेश्चन जो है आपको एकदम अच्छी तरह से किस तरह से नोट्स बनाना है, किस तरह से आपको लिखना है और किस तरह से आपको बिना बुक पढ़े हमारे नोट्स को पढ़ने के बाद किस तरह से आपको याद करना है। देखिए इसमें ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, आराम से आप पढ़ोगे और आपको याद हो जाएगा। बस एकदम सिंपल वे में, समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल वे में, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा बस इतना कहना है कि आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि अगर सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे तो शायद आप एग्ज़ाम में ठीक से नंबर नहीं ला पाओगे। क्लियर है? तो इसी को नज़र में रखते हुए मैंने सोचा कि आपको चलो एक अच्छा सा नोट्स और एक अच्छा सा वीडियो, बस जो एग्ज़ाम में आएगा बस उतना ही पढ़ना है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, कम टाइम में आप ज़्यादा तैयारी कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे चैनल A1 एग्ज़ाम पाठशाला को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, तो इसी तरह से एक और वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बस फ़िलहाल इतना ही।